गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जिस दौर में विकास के दावे बढ़ चढ़कर किए जा रहे हों और अर्थव्यवस्था की मजबूती को इस तरह आंका जा रहा हो कि महामारी और पूर्णबंदी के बावजूद यह फिर से पहले की तरह चमकने को तैयार है, तो उसमें कुपोषण की खबरें चौंकाती हैं। लेकिन सच यह है कि पिछले करीब एक दशक से एक और विकास और अर्थव्यवस्था के आंकड़े सामने रखे जाते हैं और दूसरी ओर भारी तादाद में आम गरीब और कमज़ोर तबके के परिवारों को संतोषजनक तरीके से पेट भर खाना पाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ा है। ऐसे लोगों की संख्या बड़ी है जो सरकार की ओर से चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों के तहत मिलने वाले या फिर सस्ती दरों पर मुहैया कराए गए अनाज के बूते जिंदा रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से उन कार्यक्रमों की क्या स्थिति चल रही है, यह समझना मुश्किल नहीं है। इस स्थिति में दोहरी और गंभीर मार ज़्यादा तीखी इसलिए भी हो गई है कि पूर्णबंदी की शुरुआत के महीनों में सख्ती और अब उसमें ढिलाई के बावजूद रोजी रोजगार के हालात सामान्य नहीं हुए हैं और भारी तादाद में ऐसे परिवार हैं जिनके सामने आज जीवन संघर्ष की हालत है। हाल के महीनों में ऐसी आबादी का दायरा और बढ़ता गया है जो पोषण युक्त भोजन से दूर महज काम चलाऊ खाना मिलने भर से अपनी ज़िंदगी चला रहे थे। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस आबादी के बीच बच्चों के पोषण की स्थिति क्या होगी और उनके कमज़ोर होने के हालात में बीमारियों और अन्य चुनौतियों के सामने उनकी जीवन संभाव्यता कितनी होगी। शायद यही वजह है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर मुख्य सचिवों को बच्चों में गंभीर कुपोषण का पता लगाने और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अस्पतालों या आयुष केंद्रों में भिजवाने को कहा है। पत्र के मुताबिक यह प्रक्रिया इस महीने के आखिर तक पूरी हो जानी चाहिए। निश्चित रूप से इस पहल के पीछे बच्चों में कुपोषण के हालात के प्रति चिंता दिखाई देती है, मगर बच्चों में गंभीर कुपोषण की हकीकत कोई 2-4 दिनों में खड़ी हुई मुश्किल नहीं है। यह लंबे समय तक खान पान में कमी या पर्याप्त पोषण नहीं मिलने से पैदा हुई व्यापक समस्या है। ऐसे में यह समझना मुश्किल है कि अगले 4-5 दिनों के भीतर इस निर्देश पर पूरी तरह अमल कैसे सुनिश्चित कराया जा सकेगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि कमज़ोर तबकों के परिवारों के बच्चों के बीच कुपोषण की समस्या से पार पाने के लिए एकीकृत बाल विकास सहित तमाम कार्यक्रमों की पिछले करीब साल भर से क्या हालत रही है। स्कूलों के बंद रहने के दौरान दोपहर के भोजन से लेकर आंगनबाड़ी योजना के तहत भी बच्चों को कितना खाना मिल सका है, यह भी जग जाहिर रहा है। ऐसे में पहले ही गरीबी की
मार झेल रहे परिवारों के बच्चों में कुपोषण की स्थिति ज़्यादा गंभीर हुई। हालांकि पूर्णबंदी के दौरान रोजी रोजगार के लगभग खत्म हो जाने के चलते बड़ी संख्या में लोग दो शाम के भोजन तक से लाचार हो गए थे। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार की ओर से कुछ राशन मुहैया कराने की व्यवस्था की गई थी, मगर उसका महत्व सीमित रहा। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत में पोषण की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है और दुनिया भर में केवल नाइजीरिया और इंडोनेशिया जैसे देश ही ऐसे हैं जहां हमसे खराब हालत है। ऐसे में इस समस्या पर बिना देर किए तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत समझी जा सकती है। पिछले 2 महीने से बड़े संयम, अनुशासन और सिद्धांतों के साथ संचालित हो रहा किसान आंदोलन गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड में कैसे अपनी दिशा भटक गया, यह सवाल सबको मथ रहा है। काफ़ी मशक्क़त के बाद किसान नेताओं को ट्रैक्टर परेड करने की लिखित अनुमति मिली थी। पुलिस और संयुक्त किसान मोर्चा नेताओं के बीच आपसी सहमति से परेड के मार्ग तय हुए थे। किसान नेताओं ने बार बार किसान आंदोलनकारियों से अपील की थी कि वे किसी भी रूप से बदअमनी न फैलाएं, अनुशासन में रहें और तय मार्गों का ही अनुसरण करें। परेड को अनुशासित रखने के लिए किसानों की तरफ से बड़े पैमाने पर स्वयंसेवक भी तैनात किए गए थे। पुलिस और नेताओं के बीच तय हुआ था कि जब इंडिया गेट की मुख्य परेड खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही ट्रैक्टर परेड निकलेगी। ट्रैक्टर परेड दिन के 12 बजे से दिल्ली के बाहरी रिंग रोड पर शुरू होनी थी, मगर सिंघू बॉर्डर की तरफ से कुछ किसानों ने सुबह 7:30 बजे ही अपनी गतिविधियां शुरू कर दीं और दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह अवरोध लगाए, मगर किसान उन्हें तोड़कर आगे बढ़ चले। मजबूरन कई जगह पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस परेड में जो कुछ हुआ उसकी आशंका पहले से जताई जा रही थी, मगर कुछ दिनों पहले किसानों ने जिस तरह संयमित ढंग से ट्रैक्टर परेड निकाली थी, उससे तो लग रहा था कि गणतंत्र दिवस पर भी वे अनुशासन का परिचय देंगे। मगर बहुत सारे किसानों में एक भावना यह बनी हुई थी कि लाल किले पर झंडा फहराकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है। कई तो इंडिया गेट पर भी परेड को उत्साहित थे। यह भावना इसलिए बनी थी कि कुछ किसान नेता ऐसे जोशीले बयान पहले से देते आ रहे थे। यूँ तो कई किसान नेता बार बार दोहरा रहे थे कि वे गणतंत्र की आन बान शान में कोई कमी नहीं आने देंगे। वे दिल्ली का दिल जीतने के लिए यह परेड निकाल रहे हैं, मगर कई जगहों पर इस परेड को लेकर उग्रतापूर्ण उत्साह भी देखा जा रहा था। उसी का नतीजा था कि तय मार्ग को छोड़कर बड़ी संख्या में किसान लाल किले की तरफ मुड़ गए और वहां जाकर लाल किले की प्राचीर पर अपना झंडा फहरा दिया। यह निसंदेह किसी भी रूप में लोकतंत्र
के लिए गर्व का विषय नहीं कहा जा सकता। कोई भी लोकतंत्र अपने प्रतीकों पर हमले की इजाज़त नहीं देता। हालांकि कुछ किसान नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने तय मार्गों पर अवरोध खड़े कर परेड रोकने की कोशिश की, इसलिए वे उग्र हो गए। कुछ का यह भी कहना है कि इस आंदोलन में बहुत सारे ऐसे भी लोग घुस आए थे जो संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा नहीं है। कुछ बाहरी शरारती तत्वों ने भी इस परेड को गुमराह करने की कोशिश की। हकीकत क्या है इसका पता जांच के बाद ही चलेगा, मगर दिल्ली में जगह जगह हुए उत्पात से किसान आंदोलन की काफ़ी बदनामी हुई है। उन सिद्धांतों पर सवाल खड़े हुए हैं जिन्हें लेकर यह आंदोलन इतने दिनों से चल रहा था। यह सही है कि इतनी बड़ी संख्या में जब कहीं आंदोलनकारी जमा हो जाते हैं तो उन्हें अनुशासित रख पाना कठिन होता है, मगर इस तर्क पर किसान नेता अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। निसंदेह यह उनके लिए भी शर्मिंदगी का विषय है।